जी चालू करते हैं। तो लास्ट लेक्चर को हमने यही छोड़ा था आइसोलेटेड फुटिंग पर, है ना। और मैंने आपसे डिस्कस करा था, एक्चुअली मैंने सबसे पहले अगर इस लेक्चर की शुरुआत की मैं बात करूं तो मैंने सबसे पहले शुरुआत करी थी किस चीज की करी थी। मैंने आपको बताया था कि बिल्डिंग के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है सुपर स्ट्रक्चर, एक होता है सब स्ट्रक्चर। फिर हमने उनको डिफरेंशिएट करा, क्या होता है सुपर स्ट्रक्चर, क्या होता है सब स्ट्रक्चर। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि क्यों फाउंडेशन की जरूरत होती है। फिर हम अपने गए फाउंडेशन पर। फाउंडेशन पर जाने के बाद हम लोगों ने क्या डिस्कस करा, फाउंडेशन पर जाने के बाद हमने देखा कि हमें अलग अलग टाइप की फाउंडेशन की जरूरत होती है। क्यों जरूरत होती है? क्योंकि सॉइल की अलग अलग बेयरिंग कैपेसिटी होती है। ये जरूरी नहीं है कि हर जगह सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी आपकी सेम हो, ठीक है। और फाइनली फिर हम घूम फिर के, मैंने बहुत शॉर्ट में बता दिया आपको, पढ़ा तो मैंने बहुत ज्यादा था आपको। और फाइनली हम लोग आए थे कि क्यों डिफरेंट डिफरेंट फाउंडेशन की हमें जरूरत होती है, और हम फाइनली डीप फाउंडेशन और शैलो फाउंडेशन पर आए थे, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस करा था कि हम फाउंडेशन टॉपिक को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक को डीप फाउंडेशन की तरफ लेके चलेंगे और एक पोर्शन को हम शैलो फाउंडेशन की तरफ लेके चलेंगे। तो हमने डिसाइड किया कि शुरुआत में जो हम फाउंडेशन डिस्कस करेंगे वो शैलो फाउंडेशन करेंगे। फिर हमने डिफरेंट टाइप ऑफ शैलो फाउंडेशन पढ़ी, कौन सी होती है, आइसोलेटेड, कंबाइंड, वॉल, सारी पढ़ी हमने। जिसमें से सबसे पहले मैं आपको आइसोलेटेड फुटिंग पढ़ा चुका था। आइसोलेटेड फुटिंग पर मैंने टॉपिक को स्टॉप कर दिया था, ठीक है। तो आज का क्या टॉपिक है, अब ध्यान से देखना। आज के लेक्चर से ध्यान देना आपको चालू करना पड़ेगा, क्योंकि आज के लेक्चर से बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स आती जाएंगी। अभी तक मैं थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट लेके चल रहा था, क्या होता है फाउंडेशन, थोड़ा बहुत नॉर्मल बेसिक सी चीजें थी। अब हम अपने टॉपिक के अंदर घुसेंगे आज से, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बात आगे की डिस्कस करूं तो नेक्स्ट फुटिंग कौन सी है? नेक्स्ट फुटिंग है आपकी कंबाइंड फुटिंग। कंबाइंड फुटिंग ये अभी आपकी शैलो फाउंडेशन ही चल रही है, क्योंकि डीप के मैंने आपको एग्जांपल तो बता दिया, लाइक पियर, केसन, होलो बॉक्स। मैंने आपको डीप फाउंडेशन के एग्जांपल तो बता दिए, बट डीप फाउंडेशन के एग्जांपल मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि जब हम डीप फाउंडेशन पढ़ेंगे तब हम डीप फाउंडेशन के तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी नहीं, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा हमारा, क्योंकि फिर मैं वापस से डीप फाउंडेशन पढ़ाऊंगा, वापस से मुझे आपको रिवाइज करानी पड़ेगी। इससे अच्छा है कि उसी टाइम हम टोटल पढ़ेंगे। तो एक बार हिस्सा शैलो का ले लिया, एक बार हिस्सा डीप का ले लिया, ठीक है। कंबाइंड फुटिंग क्या होता है? जनरली ये आइसोलेटेड फुटिंग ही होती है। अगर हम आइसोलेटेड फुटिंग के बारे में बात करें तो आइसोलेटेड फुटिंग हर एक कॉलम के लिए एक आइसोलेटेड फुटिंग होती है। जैसे एक सिंगल कॉलम है तो उसके लिए एक फुटिंग, एक सिंगल कॉलम है तो उसके लिए एक फुटिंग, एक सिंगल कॉलम है तो एक फुटिंग। और जनरली अगर बात करें साइज ऑफ फुटिंग कैसे डिसाइड होती है, भाई कितना साइज होगा, ये मैंने आपको आरसीसी में पढ़ाया था। साइज ऑफ फुटिंग कैसे डिसाइड होती है? सर सिंपल सी बात है, जितना कॉलम पर लोड आया है और जितनी सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी है, ऑन द बेसिस ऑफ ए load on column and the bearing capacity of soil, we decide the size of footing. समझ में आ रही है आपको बात? तो अगर हम बात करें कॉलम पर कितना लोड है, सॉइल की कितनी बेयरिंग कैपेसिटी है, इन दोनों के बेसिस पर हम फुटिंग की साइज को डिजाइन करते हैं। तो आइसोलेटेड फुटिंग क्या होती थी कि अगर 10 कॉलम है तो 10 आइसोलेटेड फुटिंग बनानी पड़ेगी आपको। बट वहीं पर क्या होता है, कंबाइंड फुटिंग क्या होती है, ये आपको बेसिक के अंदर डाल के रखना पड़ेगा कि मैं अभी आपको शैलो फाउंडेशन ही पढ़ा रहा हूं, मैं डीपर नहीं जा रहा हूं। तो मैं जितना भी आपसे डिस्कस करूंगा आने वाले 5-6 लेक्चर में, वो सब शैलो फाउंडेशन होगा। डीप फाउंडेशन को अभी मैं टच भी नहीं कर रहा, बट हाँ डीप फाउंडेशन को मैं टच करूंगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो ये भी एक आइसोलेटेड फुटिंग ही है। अगर कंबाइंड फुटिंग की बात करें तो ये भी एक आइसोलेटेड फुटिंग ही है। डिफरेंस क्या है, जब आपके कॉलम, अगर मेरे को ये क्या आपको मुझे ये बताने की जरूरत है कि आइसोलेटेड फुटिंग कहां यूज होती है, वो यार वो मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया, तो टाइम वेस्ट होगा भी बताने का। एक्चुअली आइसोलेटेड फुटिंग जब कॉलम आपके पास होते हैं, आपको आइसोलेटेड फुटिंग की रिक्वायरमेंट तो पता है, कब हम आइसोलेटेड फुटिंग को यूज करते हैं। तो जब आपके व्हेन कॉलम्स आर नियर, व्हेन columns are near, then we give common isolated footing for two columns. अगर आप देख सकते हो तो ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम दोनों आसपास है, बिल्कुल पास है। डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग उन्होंने इसको पास दे दिया। तो हमने क्या करा कि इनके अलग अलग आइसोलेटेड फुटिंग देने से अच्छा क्या करा, हमने इनकी एक कॉमन कंबाइंड फुटिंग दे दी। तो दैट मींस जब दो कॉलम आपके पास होते हुए हम उसकी इंडिविजुअल आइसोलेटेड फुटिंग ढंग से नहीं दे पाते, क्योंकि फुटिंग का साइज कुछ ना कुछ तो रहेगा, है ना। तो हमें कहते हैं दोनों की कंबाइंड फुटिंग दे देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट
अब इसको ध्यान से देखना, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है क्योंकि ये हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, इसका नाम क्या है, मैंने आपको उस टाइम बताया था, वॉल फुटिंग। क्या है? वॉल फुटिंग। वॉल और कॉन्टिन्यूअस और स्ट्रिप, इसको थोड़ा ध्यान से आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। ये वॉल्स किस चीज की आपको दिख रही है? अगर मैं बोलूं ये आपको दीवारें किस चीज की दिख रही है यहां पर, अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ पर आपको दीवारें किस चीज की दिख रही है, तो आप बोलोगे सर ब्रिक की दिख रही है। ध्यान से देखना, एक फाउंडेशन है स्ट्रिप, अगली स्ट्रैप। एक फाउंडेशन है स्ट्रिप, एक होती स्ट्रिप, इसको हम स्प्रेड भी बोलते हैं। देखो ध्यान से देखना, आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखना पड़ेगा, और मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं आज का लेक्चर आपको है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तो मैं शुरुआत इजी से कर रहा हूं, जब इस लेक्चर को मैं एंड करूंगा ना तो वो बहुत टिपिकल हो जाएगा। फाउंडेशन इंजीनियरिंग इसलिए लोग पढ़ाते नहीं हो, क्या करते हैं सॉइल में बोलते हैं कि सॉइल में आपके जे लेवल पे फाउंडेशन नहीं आता, बट फाउंडेशन आता है, इसलिए फाउंडेशन लेके चल रहा हूं। जेईई आईएएस गेट हर जगह फाउंडेशन आता है, ठीक है। देखो जी, अगर हम बात करें स्ट्रक्चर्स की, देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। एक होता है फ्रेम स्ट्रक्चर, एक होता है फ्रेम स्ट्रक्चर, और दूसरा होता है लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर। लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर। मैं आपको फुटिंग्स के बारे में पढ़ा रहा हूं तो ध्यान से सुनना। सबसे ज्यादा मेरी कौन सी टाइप की फुटिंग चल रही है सर? आपकी चल रही है वॉल, स्ट्रिप, स्प्रेड या फिर कॉन्टिन्यूअस फुटिंग। चारों एक ही फुटिंग का नाम है। वॉल हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया, स्ट्रिप हो गया, स्प्रेड। अगली वाली जो है ना, ये स्ट्रिप, ये स्ट्रैप है। ये कौन सी? सॉरी, अगली वाली कौन सी है? स्ट्रैप। ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, STRAP, और यहाँ पर क्या लिखा है? STRIP। अगर आप बोलो तो मैं इसको ढंग से लिखता हूं, STRIP। अभी भी ऐसी, ठीक है। There are two different types of structure. One is frame structure and other is load bearing structure. अब load bearing structure और frame structure में डिफरेंस क्या है? देखो, जहां पर आप बीम, स्लैब, कॉलम्स एंड फुटिंग्स यूज करते हो, these are frame structure. क्या होगा? देखो क्या होता है, छत होती है, छत के नीचे, स्लैब के नीचे क्या होता है? बीम। जो स्लैब होता है, स्लैब से क्या कनेक्टेड होता है? बीम। बीम से लोड कहां पर जाता है? कॉलम से, और कॉलम से लोड कहां आता है? फुटिंग से, फुटिंग पर, और फुटिंग से लोड कहां आता है? सॉइल पर। भाई फ्रेम स्ट्रक्चर की बात करूं तो भैया पहले छत होगी, छत के नीचे बीम होगी, बीम के नीचे कॉलम होगा, या बीम के साथ कॉलम होगा, और फाइनली लोड फुटिंग पर आ रहा होगा, फुटिंग से लोड सॉइल पर जा रहा होगा। इनको हम बोलते हैं फ्रेम स्ट्रक्चर। बट क्या होता है, ध्यान से देखना, अदर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर, जिसमें हम बीम को कुछ यूज नहीं करते हैं। अब ध्यान से देखो, इसने क्या कर रखा है? स्लैब डाले में, और स्लैब के बाद अब देखो क्या है, इसमें आपको कॉलम दिख रहा है। आप बोलोगे सर स्लैब है तो चलो स्लैब के साथ बीम आ गई, चलो कोई बात नहीं। मैं आपसे बोलता हूं, क्या आपको इस घर में कहीं पर भी कॉलम दिख रहा है? नहीं। एक्चुअली ये जो ब्रिक है ना, ब्रिक, ये लोड बेयरिंग है। लोड बेयरिंग, ये ब्रिक ही लोड बेयरिंग होता है। एक्चुअली सस्ता जुगाड़ होता है। एक्चुअली क्या होता है? सस्ता जुगाड़। अगर आप ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखो, अगर हम फ्रेम स्ट्रक्चर की बात करें, मान लो ये फ्रेम स्ट्रक्चर है ना, मान लो फ्रेम स्ट्रक्चर, ध्यान से देखना, ये फ्रेम स्ट्रक्चर एक, आप ध्यान से देखना, मान लो एक कमरे का हम घर बना रहे हैं, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा इस चीज को, तभी मजा आएगा। तो देखो, एक आइसोलेटेड फुटिंग मैंने इसकी दे दी, एक आइसोलेटेड फुटिंग मैंने इसकी दे दी, एक आइसोलेटेड फुटिंग मैंने इसकी दे दी, और एक आइसोलेटेड फुटिंग मैंने इसकी दे दी। क्या देखा आपने ध्यान से? जो फ्रेम स्ट्रक्चर होता है, फ्रेम स्ट्रक्चर में फाइनल लोड जो फुटिंग पर ट्रांसफर होता है वो विद द हेल्प ऑफ कॉलम होता है। ध्यान से सुनना मेरी बात भाई, जहां जहां कॉलम्स थे वहां वहां मैंने आइसोलेटेड फुटिंग प्रोवाइड कर दी फ्रेम स्ट्रक्चर में। बट अगर लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर है तो लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में आपका कॉलम नहीं होता। लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि जो आपकी दीवार होगी ना, वही लोड को नीचे फुटिंग तक ट्रांसफर करेगी। तो इस केस में क्या था, ध्यान से देखो, तो जितनी दीवार होती है ना, जितनी भी दीवार है, अब ध्यान से देखो, ये दीवार दिख रही है आपको, देखो ये जो इन्होंने बना रखा है, ये ब्रिक का ही कॉलम बना रखा है। ये जो वॉल है ना, इस पर लोड आ रहा है। देखो जनरली हमारी जो घर की दीवारें होती है, अगर हमारा घर आरसीसी स्ट्रक्चर है, अगर हमारा घर आरसीसी स्ट्रक्चर है,
तो छत का लोड जो होता है, जो रूफ का लोड होता है, रूफ स्लैब जिसको हम बोलते हैं, रूफ स्लैब का जो लोड होता है वो बीम पर जाता है, बीम से कॉलम पर जाता है, कॉलम से फुटिंग्स पर जाता है। इस केस में क्या होता है, स्लैब का जो लोड है वो डायरेक्ट ब्रिक मेसनरी पर जाता है। हमारे घर पे जो लोड जा रहा है ना, तो हमारे घर की जो दीवारें हैं वो तो हमने बचाव के लिए यूज कर रही है कि गर्मी नहीं आए, कोई हमें देख नहीं पाए, वो लोड बियरिंग नहीं होती आपके घर की दीवारें। अगर आपका घर आरसीसी का है ना, आरसीसी की छत डली हुई है ना, तो जो आपकी दीवारें है ना उस पर लोड नहीं आता भाई साहब, लोड बीम और कॉलम पर आता है। बट यहां पर क्या हो रहा है, लोड डायरेक्ट दीवारों पर पहुंच रहा है। तो इस टाइप का जब हम लोड बियरिंग स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, तो जितने भी हम दीवारें बनाते हैं, दीवारों के नीचे कंटिन्यूअस आरसीसी स्लैब डाल देते हैं, और इसीलिए आरसीसी स्लैब बोला जाता है आरसीसी स्ट्रिप फुटिंग। क्योंकि जितने, देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप देखोगे ध्यान से, ये यहां से लेके यहां तक कंटिन्यू डाली हुई इन्होंने, देखो यहां से लेके यहां तक कंटिन्यू डाली हुई है, यहां से लेके यहां तक कंटिन्यू डाली हुई है। तो इस टाइप की फुटिंग हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस फुटिंग, वॉल फुटिंग, है ना। एज सच अगर मैं आपसे सॉइल मैकेनिक्स के बारे में बात करूं, मैं आपको आज फिर एक बात बता रहा हूं कि इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फुटिंग्स को मैं और डिटेल में लेके जा सकता हूं, बट सॉइल मैकेनिक्स में देखो अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में आपसे डिफरेंट फुटिंग्स के नाम लिखे हुए आएंगे। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में आपको डिफरेंट फुटिंग्स के नाम लिखे हुए आएंगे। तो जब हम सॉइल मैकेनिक्स का भी, देखो जब हम आरसीसी का फाउंडेशन पढ़ते हैं ना, तो हमें बहुत डीपली जाना पड़ता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फुटिंग में। बट सॉइल में आप इसकी हल्की, आपने देखा होगा कि मैं कुछ भी लिखा नहीं रहा हूं, मैं लिखा इसलिए रहा हूं क्योंकि मैं ऑलरेडी आरसीसी में लिखवा चुका हूं। यहां पर मैं आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूं कि हाँ आपको दिमाग में चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी, तभी आपको सॉइल का फाउंडेशन सॉइल का फाउंडेशन पढ़ने में मजा आने वाला है। ठीक है, तो समझ में आ गया इसका कि जितनी दीवार होती है हम जनरली क्या करते हैं, अगर मान लो ये विड्थ, जो दीवार की जो विड्थ है अगर ये आपकी बी है, तो हम इसकी विड्थ होती है किसकी, वॉल फुटिंग की 2 to 3 टाइम्स ऑफ वॉल थिकनेस। जितनी भी दीवार की चौड़ाई होती है ना, उससे डबल या ट्रिपल टाइम हम इसकी चौड़ाई देते हैं, किसकी, स्ट्रिप या स्प्रेड फुटिंग की। ठीक है जी, समझ में आ गया। तो सबसे पहले हमने पढ़ी आइसोलेटेड फुटिंग, शैलो फाउंडेशन है। अगर अलग अलग कॉलम है और दूर दूर कॉलम है और सॉइल की शैलो डेप्थ पे ही फाउंडेशन की बेरिंग, सॉइल की शैलो डेप्थ पे ही बेरिंग स्ट्रेंथ अच्छी है, लोड भी कम है, 5 वाले से कम का घर है, तो हमने आइसोलेटेड फुटिंग को यूज कर लिया। बट अगर आपके घर के कॉलम पास पास हैं तो हम आइसोलेटेड फुटिंग को तो यूज करते हैं, बट हम 2 कॉलम्स की कंबाइंड फुटिंग बना देते हैं, और इस फुटिंग को हमने बोला गया कंबाइंड फुटिंग। फिर हमने देखा कि जब हम अब देखो एक चीज और, इस टाइप का घर क्या आप 5 मंजिल का बना सकते हो, नहीं। ये 5 टाइप का मंजिल का घर आप लोड बेयरिंग, देखो लोड बेयरिंग एक सस्ता स्ट्रक्चर आप मान सकते हो। इस टाइप का स्ट्रक्चर सस्ता बनता है, क्या बनता है आपका, सस्ता बनता है, क्योंकि इसमें कॉलम नहीं ले रहे हो आप, बीम ने बस स्लैब डाला, स्लैब के नीचे बीम डाली, खत्म। तो ये स्ट्रक्चर जनरली लोग गांव में बना लेते हैं, सस्ता थोड़ा बन जाता है ये। बट इसका घाटा क्या होता है, लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर का सबसे बड़ा घाटा क्या है, अर्थक्वेक में सबसे ज्यादा फेलियर होता है इसमें। अगर आपसे कोई पूछे कि लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर यार बना लेते हैं, या पहली बात तो आप इसको 5-6 मंजिल का बना नहीं सकते, 1-2 मंजिल का आपने बना भी लिया, तो इसमें जो फेलियर होता है ना आपका, अर्थक्वेक के दौरान भी बिल्कुल टूट जाता है, क्योंकि रीइंफोर्समेंट होता ही नहीं है। अगर ब्रिक भी तो ब्रिक ब्रिटल है, और वहीं पर हमारा कॉलम और बीम होता है तो वो बचाने वाला होता है, बट यहाँ पर क्या बिल्कुल ब्रिटल, तो एकदम से टूट जाएगी ये। तो क्या होगा कि अर्थक्वेक आएगा, तो लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर ठीक है, एक सस्ता जुगाड़ है, 1-2 माले का बना लिया, बट इसको हम कंटिन्यू, मतलब इसको जनरली फॉलो नहीं करते, क्योंकि ये अर्थक्वेक से बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है, एकदम से टूट जाएगा अर्थक्वेक के आते ही, तो हम इसको यूज नहीं करेंगे। और अगर हम बात करें तो कौन सी फुटिंग है, वॉल, कॉन्टिन्यूअस, स्ट्रिप और स्प्रेड। ठीक है, नेक्स्ट जो आपकी फाउंडेशन, इसको हम बोलते हैं स्ट्रैप फाउंडेशन, STRAP, स्ट्रैप फुटिंग, स्ट्रैप फुटिंग। और लास्ट में आएगी हमारी राफ्ट। ठीक है, अगर हम इस स्ट्रैप फुटिंग के बारे में बात करें तो देखो ध्यान से क्या होता है। अब क्या होगा, ध्यान से देखना। उसके लिए मैं क्या करता हूं, एक अपने घर का प्लान बना लेता हूं। मैंने क्या करा, घर की अब एक जमीन ले ली, घर की क्या कर ली हमने, जमीन ले ली। भाई देखो, आपका जो कॉलम होता है वो फुटिंग के बिल्कुल सेंटर पर रखा जाता है, क्यों, ताकि इस कॉलम से जो भी लोड है वो इधर भी डिस्ट्रीब्यूट हो, इधर भी डिस्ट्रीब्यूट हो, इधर भी डिस्ट्रीब्यूट हो, चारों डायरेक्शन में। कभी भी कॉलम को साइड में नहीं रखा जाता। आप देखोगे इस जगह कॉलम फुटिंग के साइड में रखा हुआ है। ठीक है, अब ध्यान से देखना। अब क्या होता है भाई, कॉलम को हमेशा फुटिंग के सेंटर में बनाया जाता है कि एटलीस्ट कॉलम जो है फुटिंग के सेंटर में रहे। मान लो ये मेरा फुटिंग है और ये मेरा कॉलम है, तो मैं इसको सेंटर में रखूंगा ताकि जो भी लोड आ रहा है वो मेरे पूरे हाथ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए।
क्योंकि मान लो जो भी लोड आ रहा है अगर वो एक ही पॉइंट पर लगेगा तो उसकी इंटेंसिटी और उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा। तो इस लोड को हम फुटिंग विद द हेल्प ऑफ फुटिंग वी डिस्ट्रीब्यूट द लोड, उस लोड को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और बड़े एरिया में फैला देते हैं। तो वैसे आपको स्ट्रेस का फॉर्मूला पता है, फोर्स अपॉन एरिया। अब जितना बड़ा एरिया होगा उतना ही कम स्ट्रेस जनरेट होगा, जितना बड़ा एरिया होगा उतना ही कम स्ट्रेस जनरेट होगा। और कम स्ट्रेस जनरेट होने का मतलब क्या है कि जो भी मटेरियल है उसने अपने अंदर कम शक्ति जनरेट करी, क्योंकि एक्सटर्नल लोड भी कम लग रहा था। स्ट्रेस जनरेट कम कब का होता है, जब उसको कम, जब देखो दो चीज बताता हूं मैं, एक बॉडी पर 10 किलोन्यूटन लोड लगा और एक बॉडी पर 1 किलोन्यूटन लोड लगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं दोनों सेम एरिया है बट एक में आपका 10 किलोन्यूटन लग रहा है ना, तो आप समझ रहे हो मेरी बात। तो ये स्ट्रेस जनरेशन का सिस्टम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या करा, विद द हेल्प ऑफ फुटिंग उस एरिया को, कॉलम पर जो भी लोड आ रहा था इस लोड को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अलग अलग डायरेक्शन में, ताकि इसका इफेक्ट थोड़ा कम हो जाए। अब ध्यान से देखना, घर, अब देखो क्या है भाई, मुझे ये मेरे घर का प्लॉट है, ये पड़ोसी के घर का प्लॉट है, ये क्या है, पड़ोसी के घर का प्लॉट है, ठीक है भाई। तो अब अगर मैं इस तरीके से फुटिंग, देखो अब ध्यान से, फुटिंग अगर मैं इस तरीके से देता हूं, इस तरीके से दे ली फुटिंग 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 फुटिंग, तो कॉलम तो हमें सेंटर में देना पड़ेगा भाई, कॉलम हमें क्या देना पड़ेगा, सेंटर में देना पड़ेगा। अब क्या है, पड़ोसी की दीवार आ गई आपकी। अब क्या होता है भाई, आपके पास दो चॉइस है, या तो आप यहां से लेके यहां तक की पूरी फुटिंग बनाओ और कॉलम यहां पर दो, तो आपकी ये जो जगह, ये वाली जगह है ना, ये वेस्ट हो रही है बिल्कुल। ये क्या जगह हो रही है आपकी, वेस्ट हो रही है, समझ लो मेरी बात। क्योंकि कॉलम को तो हमेशा फुटिंग के सेंटर पे रखा जाता है ताकि लोड अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अब क्या होता है, अब ध्यान से देखना, इधर ध्यान से देखो, ये तो बीच वाला कॉलम है, मान लो ये आपका घर है, ये आपकी दीवार है, क्या लिखा हुआ है, ये क्या है, ये आपकी दीवार है, ये पड़ोसी की दीवार है, मतलब ये पड़ोसी का एरिया है, ये हमारा, ये जो है ना हमारा, ये हमारा पूरा एरिया है, ये अपने अपना एरिया है वाला, मैं किससे बनाऊं, ब्राउन से बनाता हूं, ये अपना एरिया पूरा, यहां पर पड़ोसी का घर आ गया। और हम चाहते हैं कि हमारी जितनी भी जमीन है वो पूरी की पूरी यूटिलाइज हो। ऐसा ना हो कि मैं कॉलम, अब यहां पर हमने क्या करा, कॉलम फुटिंग यहां पर बनाई और कॉलम को यहां पर सेंटर में रख दिया। अब क्या, ध्यान से देखो, इन्होंने कॉलम को यहां पर सेंटर पर नहीं रखा। क्यों नहीं रखा, क्योंकि देखो ये हमारे बिल्कुल पड़ोसी की जमीन है। अब अगर मैं फुटिंग, मेरे पास दो चॉइस है, या तो इस कॉलम को यहां मैं सेंटर में लेके चल जाऊं, फिर यहीं पर मुझे दीवारें बनानी पड़ेगी। भाई दीवारें कहां बनती है, ये बीम है, ये कॉलम है, इनके बीच में आप दीवार बनाते हो ना, बीम और कॉलम के बीच में तो दीवार बनाते हो, बीम और कॉलम के बीच में दीवार बनाते हो। तो अगर आप चाहते हो कि मैं अपने घर का स्पेस अच्छे से यूटिलाइज कर सकूं, तो आप क्या करोगे, फुटिंग बना लोगे, और फुटिंग के बिल्कुल कॉर्नर पर देखो, अगर ये बोला जाए कि कॉलम फुटिंग के ऊपर कैसा चाहिए, बिल्कुल सेंटर पर होना चाहिए, बट आप लग रहा है कि नहीं यार, अगर मैं इधर सेंटर पर लेके जाऊंगा तो मेरी जगह थोड़ी वेस्ट हो जाएगी, तो आपने अगर कॉलम को बिल्कुल कोने पर खिसका लिया। जैसे ही देखो, कॉलम आपका होना चाहिए इस जगह, कॉलम आपका होना चाहिए, अगर सेंटर की बात करें तो इस जगह होना चाहिए, बट आपने कॉलम को यहां कर रखा है, इस जगह कर रखा है। तो लोड, अगर कॉलम यहां पर होता तो आपकी फुटिंग पर अच्छे से लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, बट आपने जगह बचा ली है कि भैया इतनी जगह मेरी वेस्ट हो जाएगी, आपने क्या करा, कॉलम को साइड में खिसका दिया किसी कारणवश कि मेरी जगह वेस्ट नहीं होगी। अब देखो ध्यान से देखना, ये रहा कॉलम, अगर आप इसका प्लान देख सकते हो, ये प्लान देख सकते हो, ये तो आपका साइड एलिवेशन है, आप इसका प्लान देख सकते हो। तो ये जो बी कॉलम है ना, यहाँ पर तो कॉलम सेंटर में है, पर यहाँ पर कॉलम आपका साइड में है, क्योंकि यहाँ पर पड़ोसी का घर आ गया। और अगर आप इस कॉलम को इस जगह बनाते तो आपकी वाली जगह क्या हो जाती है, आपकी वेस्ट हो जाती है। आप समझो मेरी बात। तो आपने क्या करी, आपने चल टिकरी दिखाई, आपने कॉलम को खिसका दिया, बट आप वो इंजीनियर, आप क्या हो, आप वो इंजीनियर, आपने सोचा यार कॉलम तो वैसे ही फुटिंग के सेंटर में होना चाहिए ताकि फुटिंग पर अच्छे से लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, बट हमने तो जगह यूटिलाइजेशन के लिए कॉलम को साइड में खिसका दिया, बिल्कुल चिपका दिया पड़ोसी की दीवार से। तो आप क्या करोगे, आपको एक चीज तो पता है कि चलो मैंने कॉलम को शिफ्ट तो कर दिया, जगह बचाने के लिए, ताकि मैं और अपने घर की जमीन अच्छे से यूज कर सकूं। बट आपको ये भी पता है कि भाई मेरा लोड अगर सेंट्रिक होता तो मेरा लोड फुटिंग पर अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, क्योंकि जब कॉलम पर लोड आपका सेंट्रिक होता है, सेंट्रिक कॉलम होता है, तो लोड अच्छे से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो अब हम क्या करते हैं कि जब ऐसी जुगाड़बंदी हम करते हैं कि चलो यार हम अपनी जगह को अच्छे से यूटिलाइजेशन करें, आपने ये रही भैया दीवार, ये रही आपकी पड़ोसी की दीवार, आपने बोला मैं फुटिंग ले लूंगा इतनी और कॉलम को खिसका दूंगा,
ठीक है। अब आपको ये भी पता है कि कॉलम सेंटर तो है नहीं, तो आप क्या करो, इस वाली फुटिंग को इस वाली फुटिंग से एक बीम से कनेक्ट कर देते हो। देखो ध्यान से, ये बीम से कनेक्ट हो रहा है, ये है आपका बिल्कुल। ये जनरली किस केस में होता है, जब हम फुटिंग की एज को एक्सटेंड नहीं करवाते। अगर हम बात करें तो फुटिंग तो जनरली यहां तक होनी चाहिए थी, बट किसी कारणवश हमको कि हम जगह यूटिलाइज कर ले, हमने फुटिंग को इतना में छोड़ दिया। अगर ये फुटिंग यहां तक होती, यहां तक, तो दिक्कत ही नहीं थी, लोड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, सेंटर पे था। बट ये ऐसा है नहीं ना, तो हम क्या करते हैं, एक बीम से दूसरी फुटिंग जो इसके नेक्स्ट वाला कॉलम है, जो इसका नेक्स्ट वाला कॉलम है जिसकी फुटिंग है, हम इसको क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, ताकि जो लोड इसमें यूनिफॉर्मली नहीं जा रहा, वो लोड यहां से आके इस बीम के थ्रू इस फुटिंग में ट्रांसफर हो जाए। और इस टाइप की फाउंडेशन को हम बोलते हैं स्ट्रैप, या आप स्ट्रैप भी बोलोगे चलेगा, ठीक है। तो इस टाइप की फुटिंग में ध्यान रखना कि जनरली कहां पर यूज होती है, दिस इज स्ट्रैप फुटिंग। आज का लेक्चर मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बच्चों वाली चीजें हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ठीक है भाई, समझ में आ गई कि हम क्या करते हैं, दो फुटिंग को एक बीम से कनेक्ट कर देते हैं, और जिस बीम से कनेक्ट करते हैं उस बीम का नाम होता है स्ट्रैप बीम, और इस टाइप की फाउंडेशन को बोलते हैं स्ट्रैप फाउंडेशन एंड स्ट्रैप फुटिंग। नेक्स्ट लास्ट है मेरी राफ्ट फाउंडेशन। राफ्ट फाउंडेशन, राफ्ट फाउंडेशन क्या होता है? अगर मैं आपसे जनरली पूछूं राफ्ट फाउंडेशन क्या होता है, देखो क्या होता है, मुझे एक मॉल बनाना है, सबसे अच्छा एग्जांपल है। आप एक चीज ध्यान से सुन लेना, आपने जितने मॉल्स देखे होंगे ना, 90% में राफ्ट फाउंडेशन होगी, मैं तो बोल सकता हूं 95% में भी राफ्ट फाउंडेशन होगी। क्योंकि मॉल क्या होता है, बड़ा एरिया होता है, क्योंकि हम लोग मॉल्स में बहुत गए हुए होते हैं, है ना, हम मॉल्स में गए हुए होते हैं बहुत ज्यादा। मैंने भी मॉल्स में बहुत घूमा है, बड़ा तो मैं घूम के बोर हो गया, आप बिलीव नहीं करोगे। मुझे नहीं पता कि मैं पिछले 4-5 सालों में मॉल में गया भी हूँ, मैं मॉल में जाता ही नहीं, मुझे मजा ही नहीं आता मॉल में। 4-5 साल में शायद ज्यादा हो गया। मुझे तो पहाड़ों पे आना मजा आता है, पहाड़ों पर लेता हूँ, मुझे मॉल मेरे को पसंद नहीं है, ठीक है। चलो बाकी बात है, तो क्या होता है जब एक हम बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं, और जनरली हमारी सॉइल होती है सॉफ्ट, जिस पर कंप्रेसिबिलिटी के चांसेस ज्यादा होते हैं, जिस पर कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होती है। अब सॉफ्ट सॉइल के आपके पास दो चॉइसेस हैं, या तो आप डीप फाउंडेशन चल जाओ, पाइल फाउंडेशन। बट एक चीज याद रखना, पाइल फाउंडेशन बहुत एक्सपेंसिव होती है। जब हमारी ऊपर की सॉइल बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है और बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल होती है, और हमारे स्ट्रक्चर का लोड बहुत ज्यादा होता है। देखो जी, मैं लिखवा कुछ ही नहीं रहा हूं, क्योंकि इसमें से सॉइल मैकेनिक्स, अगर मैं आपसे बात करूं तो सॉइल में से डिफरेंट टाइप्स ऑफ फुटिंग से एक क्वेश्चन नहीं आएगा। ये मैं बस आपको समझा रहा हूं, ताकि जब हम क्वेश्चंस करें तो आपके भेजे के अंदर एक एक इमेज बननी चाहिए। अगर मैंने बोला स्ट्रैप फुटिंग, तो आपको स्ट्रैप फुटिंग स्ट्राइक करनी चाहिए। अगर मैं बोलता हूं कि राफ्ट फाउंडेशन, तो आपको राफ्ट फाउंडेशन स्ट्राइक करनी चाहिए। इसलिए मैं लिखवा कुछ नहीं रहा हूं, क्योंकि लिखवाने का काम था आरसीसी में, जो मैं आपको लिखवा चुका हूं। ये मैं आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूं, थोड़ा बहुत आइडिया ध्यान रखना। मेरा मुद्दा डिफरेंट टाइप्स ऑफ फुटिंग नहीं है, मेरा मुद्दा है बियरिंग कैपेसिटी, ठीक है। अब आगे की बात डिस्कस करते हैं। जब हमारी सॉइल सॉफ्ट है, कंप्रेसिबल है, कंप्रेसिबिलिटी मोर है, और उसकी सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी थोड़ी सी ऑब्वियसली कम होगी, बियरिंग कैपेसिटी लेस है, बियरिंग कैपेसिटी लेस है, और आपका लोड भी बहुत ज्यादा है, लोड भी बहुत ज्यादा, मतलब लोड भी ज्यादा है, सॉइल भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि कौन सा पेज था, सॉइल भी इतनी मतलब बेरिंग भी ज्यादा नहीं है, सॉइल भी सॉफ्ट है। तो हम क्या करते हैं, हम पूरे ही पूरे एरिया पर पूरी इस तरीके से फाउंडेशन प्रोवाइड कर देते हैं। अगर हम जैसे मान लो यही मेरा एरिया पूरा मॉल का, यही मेरा पूरा एरिया मॉल का, और यहां से लेके यहां तक मैंने पूरा क्या करा, आपका एक जाली की तरह, पूरी की पूरी एक स्लैब की तरह हमने फाउंडेशन प्रोवाइड कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि इसमें फायदा क्या होता है कि इसमें कभी भी अनइक्वल सेटलमेंट नहीं होता। आप देखा कि जो मॉल्स की बिल्डिंग्स होती है ना, उसमें आपको कभी क्रैक्स नहीं दिखते। क्यों नहीं दिखते? क्या आपने कभी किसी मॉल की बिल्डिंग में क्रैक देखा है? जनरली अब अर्थक्वेक हो जाए तो एक अलग चीज है, उन्होंने अर्थक्वेक को कंसीडर करा था या नहीं करा था, बट हम देखते हैं कि छोटी छोटी दुकानों में क्रैक्स आ जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर आइसोलेटेड फुटिंग होती है। आइसोलेटेड फुटिंग में आता है, अगर एक रूम है, एक जगह,
तो एक उस कोने में होगी, एक इस कोने में होगी, एक इस कोने में होगी, एक इस कोने में होगी। तो अगर मान लो वो कंप्रेस हो गई तो दीवारों के अंदर क्रैक्स आ जाते हैं। आइसोलेटेड फुटिंग क्या होती है, चारों एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होती है। अगर वो दब गई तो ये तीनों तो नहीं दबी ना। अगर वो वाली फुटिंग उधर जो कॉर्नर पर जो फुटिंग है अगर वो कंप्रेस होगी तो जो रिमेनिंग 3 वो तो कंप्रेस नहीं होगी, और फिर इन दोनों के बीच में होता है अनइक्वल सेटलमेंट हो जाता है। 3 फुटिंग्स एक लेवल पर है, एक लेवल जो रिमेनिंग 4th फुटिंग थी वो बैठ गई, तो इनके बीच में क्या होता है अनइक्वल सेटलमेंट आ जाता है, और इस कारण दीवारों के अंदर क्रैक्स आ जाते हैं, क्योंकि आइसोलेटेड फुटिंग एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होती है। अगर मिट्टी पूरी की पूरी सेम रही तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इन केस स्ट्रक्चर का लोड बहुत ज्यादा है, हम मॉल जैसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, क्या आपने कभी किसी मॉल की दीवारों में क्रैक्स देखे हैं? क्यों नहीं होता उनके बीच में क्रैक्स? क्योंकि उनकी जो फाउंडेशन होगी ना वो राफ्ट फाउंडेशन देकर रखते हैं। पूरी की पूरी जितना भी एरिया है पूरी की पूरी एक स्लैब की तरह फाउंडेशन प्रोवाइड कर दी जाती है। इसका फायदा क्या होता है, ये जितना भी एरिया है ना मॉल का उसके नीचे पूरी राफ्ट फाउंडेशन होती है, पूरी की पूरी जाली बिछी हुई होती है आरसीसी की। उससे फायदा क्या होता है, देखो क्या होता है आइसोलेटेड फुटिंग केस में, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 3 फुटिंग्स आपकी सेटल हो सकता है ना हो, बट एक सेटल हो सकती है। तो क्या होता है ये तीनों अपनी पोजीशन पर वो बेचारी बैठ गई, तो इनके बीच में क्या होता है अनइक्वल सेटलमेंट हो जाता है। इनके बीच में क्या होता है अनइक्वल सेटलमेंट हो जाता है। राउट फाउंडेशन का क्या फायदा है कि अगर फाउंडेशन बैठी तो पूरे के पूरे कॉलम्स एक साथ बैठेंगे। राउट फाउंडेशन का फायदा क्या होता है कि इसमें एक कॉलम अलग से कभी नहीं बैठता। अगर फुटिंग बैठेगी ना तो पूरी की पूरी एक साथ बैठेगी। मान लो एक स्ट्रक्चर यहां पर है, ये राफ्ट फाउंडेशन है, तो अगर ये सेटल हुई ना तो पूरी की पूरी एक साथ सेटल होती है। तो जितने भी इससे कॉलम कनेक्टेड है ना वो सारे के सारे एक साथ सेटल होते हैं। मतलब अगर कंप्रेसिबिलिटी हुई सॉइल की तो ऐसा नहीं हुआ कि एक कॉलम तो दब गया और रिमेनिंग दूसरे कॉलम मजे से सीधे अपने लेवल पर खड़े हुए हैं, तो ये सारे के सारे कॉलम सेम लेवल पर रहते हैं। क्योंकि अगर सॉइल कंप्रेस होगी तो राफ्ट फाउंडेशन पूरी की पूरी एक साथ नीचे बैठती है। उससे फायदा क्या होता है अनइक्वल सेटलमेंट नहीं होता बिटवीन फुटिंग्स और बिटवीन कॉलम्स। सारे कॉलम्स अपने एक ही लेवल पर रहते हैं और स्ट्रक्चर में आपके क्रैक्स नहीं आते हैं। समझ में आई बात? तो ये थी भाई साहब मेरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फुटिंग। सबसे पहले आई आइसोलेटेड फुटिंग, भेजे बिठा लेना। मेरा ये इंटेंशन नहीं है कि आपको ये लिखना है, मेरा ये इंटेंशन था कि भैया मेरा फर्ज बनता है कि अगर मैं आपको सॉइल में फाउंडेशन पढ़ा रहा हूं तो मुझे आपको एक रफ आइडिया देना पड़ेगा। हमने शैलो फाउंडेशन पढ़ी, सबसे पहले ली हमने आइसोलेटेड फुटिंग, फिर हमने ली कंबाइंड फुटिंग, फिर हमने ली वॉल फुटिंग, फिर हमने ली स्ट्रैप फुटिंग, फिर हमने ली राफ्ट फाउंडेशन। ये फुटिंग की भाई साहब खत्म कहानी, फुटिंग की कहानी खत्म। अब हम आएंगे सॉइल के जबरदस्त पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है, अब आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सॉइल का है। यहां से आपका लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स फॉर, ध्यान से देखना, फाउंडेशन। जो मैं समझा रहा हूं अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा खत्म मामला सारा का सारा। सबसे पहले जो मैं आपको फुटिंग पढ़ाऊंगा हम लोग सारे के सारे केसेस कंसीडर करके चलेंगे आइसोलेटेड फुटिंग पर। ठीक है जी, आपको राफ्ट फाट ज्यादा नहीं पढ़नी है। एक्चुअली आपकी सॉइल में जनरली जो आपको डील करना है ना वो आइसोलेटेड फुटिंग को डील करना है। ठीक है, इसको डील करना है आइसोलेटेड फुटिंग को। ध्यान से देखना भाई, मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर ये चीज आपने ध्यान से नहीं देखी ना तो आपकी सॉइल यहां से, आपकी फाउंडेशन यहां से बिगड़नी चालू हो जाएगी। सबसे पहली टर्म जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, सबसे पहली टर्म जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं उसका नाम है ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी, और अगली है नेट प्रेशर इंटेंसिटी। फिर बता रहा हूं अगर इसको नहीं देखोगे ना तो आपका काम खत्म है। मैंने आपसे बोला कि अब फाउंडेशन से रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे। सबसे पहले लिखा ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी और अगली को लिया मैंने नेट प्रेशर इंटेंसिटी। देखो ध्यान से देखो, प्लीज रिक्वेस्ट है, आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। मैं दोनों जगह सॉइल मास बना रहा हूं, आप प्लीज इसको देखो वरना आपको यहां से कंफ्यूजन चालू हो जाएंगे। सॉइल मास,
सॉइल मास, सॉइल मास, दोनों जगह में एक सॉइल मास बना रहा हूं। ठीक है जी, हम एक मिट्टी बना लेते हैं, ये लो जी, मिट्टी ब्राउन कलर से बना लेते हैं, सच्ची मिट्टी आ रही है, ध्यान से देखना प्लीज। एक सेकंड में शेप ले लेता हूं ताकि मजा आ जाए। ठीक है ना? आपको प्लीज ध्यान से देखना पड़ेगा वरना टॉपिक खत्म। यहां से कंफ्यूजन बहुत तगड़ा चालू हो जाएगा, यहीं से आपको सॉइल मैकेनिक्स का बहुत जबरदस्त कंफ्यूजन चालू हो जाएगा अगर आपने नहीं पढ़ा। ये पूरा का पूरा सॉइल मास है आपका, मैं मिट्टी वाला बताऊं, पूरी मिट्टी है, पूरी मिट्टी है जी, पूरी मिट्टी है। अच्छे से दोहराऊंगा, मिट्टी ब्राउन कलर की होती है जनरली, सिल्ट को नहीं लेते हैं। मैंने मिट्टी का आपको दो सॉइल मास बता दिए, आपको प्लीज ध्यान से देखना पड़ेगा वरना मजा नहीं आएगा। अरे बिल्कुल ऐसा लगा पेंट पोत दिया मैंने, ऐसा मजा आएगा ना। ठीक है, पेंट पोत दिया मैंने ब्राउन कलर का, ठीक है ठीक, ठीक है, यहाँ भी पोत देंगे हम लोग, उसमें क्या है, दिख भी रहा है। अच्छा यार लगी मजा नहीं आ रहा, अरे मजा आ गया यार, इतना चमकदार बना है। ठीक है, इधर ही बना लेते हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, अगर ध्यान से देखोगे तो दिक्कत हो जाएगी। पोत दिया ना मैंने पूरा पेंट, ये पेंट पोत दिया मैंने, ठीक है जी, मजा आ गया। सॉइल के दो हिस्से हैं, अब ध्यान से देखना, हम कोई भी एक लेवल लेते हैं, यहाँ पर येलो कलर से ले लो, अच्छा लगेगा ना। देखो ध्यान से, ये एक लेवल है, ध्यान से देखना, सेम लेवल, सेम सॉइल मास, और इन दोनों के एक सेकंड मैं इससे लूंगा ना यार, अपने पास सुविधा है ना। अरे यार इसके भी अलग ही लगता है। ठीक है जी, एक लेवल मैंने सॉइल का यहाँ लिया और सेम लेवल में यहाँ पर लेके आ रहा हूँ, ध्यान से देखना, अब आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, ये मिट्टी का सॉइल मास है, दिख रहा है आपको अच्छे से। ठीक है, मैंने सेम मिट्टी का सॉइल मास लिया और दो लेवल ले लिए सॉइल के। अब ध्यान से देखना, मुझे इसमें फुटिंग बनानी है भाई साहब, मुझे इसमें क्या बनानी है, आइसोलेटेड फुटिंग बनानी है। ध्यान से देखना प्लीज, मैंने आपसे बोला कि मैं आपको फाउंडेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ा रहा हूं, तो एक टर्म है ना, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स फॉर फाउंडेशन। सबसे पहली टर्म जो लिखी वो लिखी मैंने ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी, और दूसरी मैंने लिखी नेट प्रेशर इंटेंसिटी। अब ध्यान से देखना, अब मेरे को क्या करना है, ये मिट्टी थी, इन मिट्टियों में मैं बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं मैं, आपकी फुटिंग बना रहा हूं। और कौन सी फुटिंग बना रहा हूं, आइसोलेटेड फुटिंग बना रहा हूं। तो अब मैंने अगर मिट्टी खोदनी चालू करी, भाई आइसोलेटेड फुटिंग की बात करें, आइसोलेटेड फुटिंग की बात, ये क्या हुआ, आइसोलेटेड फुटिंग की बात करें यार, ये हो क्या रहा है। ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा, अब ध्यान से देखना, मैंने मिट्टी को खोद दिया, ये देखना ध्यान से, मिट्टी खोद दी, खोद रहा हूं मिट्टी है ना, मिट्टी खोद दी, मिट्टी खोद रहा हूं, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना भाई साहब, मैं फुटिंग बनाऊंगा यहां पर, ये मैं मिट्टी खोदता जा रहा हूं। ठीक है जी, ये मैंने मिट्टी खोद दी, ये खोद दी मैंने मिट्टी। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये अपना येलो पेन था इस जगह, यहाँ इसको अपन ले लेते हैं। ठीक है जी, फिर थोड़ी सी मेरे को और मिट्टी खोदनी पड़ेगी, मुझे फुटिंग बनानी है ना, ध्यान से देखना। अरे यार ध्यान से देखना प्लीज, तभी मजा आएगा वरना कुछ नहीं आएगा मजा। भाई फुटिंग है तो मुझे खोदना पड़ेगा ना मिट्टी को, ये मैंने मिट्टी खोद दी यहाँ पर, ये भी खोद दी, ये भी खोद दी, ये भी खोद दी। अब ध्यान से देखना, अभी उसको छोड़ दो, क्या करा, मिट्टी दी, फुटिंग बनानी, तो आपने अब क्या करा, अब आपने आइसोलेटेड फुटिंग ड्रॉ करी। कौन सा पेन से करूं, ब्लू पेन से कर लेता हूं। आपने क्या करा, आइसोलेटेड फुटिंग बनाई, ध्यान से देखना, आपने आइसोलेटेड फुटिंग बना दी, थोड़ा मोटा ले लो उसको, 8 तक ले लेते हैं। ठीक है, आपने अगर आइसोलेटेड फुटिंग बना दी इस तरीके से, ये फटफटी किसकी आ रही है। ठीक है, आइसोलेटेड फुटिंग हमने बना दी, ध्यान से देखना, ये बनाई, ये बनाई, और ये मैंने आइसोलेटेड मिट्टी खोदी थी, ध्यान से देखना, और आइसोलेटेड फुटिंग बना दी, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर आइसोलेटेड फुटिंग बना दी, इमेजिन करो स्क्वायर आइसोलेटेड फुटिंग बना दी। ध्यान से देखना भाई साहब, ध्यान से देखना, ये मैंने फुटिंग कंप्लीट कर दी। अब देखो भाई, फुटिंग के बाद हम क्या करते हैं, मिट्टी को बैकफिल कर देते हैं। फुटिंग करने के बाद हम लोग क्या करते हैं भाई साहब, फुटिंग बनाई, पहले हम जब हमें फाउंडेशन बनाते हैं मिट्टी को हम खोदते हैं,
फिर फुटिंग बना देते हैं और उसके ऊपर वापस से मिट्टी को भर देते हैं। जब हम मिट्टी को वापस भर देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बैकफिल। क्या बोलते हैं, बैकफिल। अब ध्यान से देखना, मिट्टी को जब मैं वापस भर रहा हूं ना, अब ध्यान से देखना, मैं किस पेन से भरूं, ब्राउन को ले लिया, इससे भर दूं। अब मैंने क्या करा, ये फुटिंग थी, अब जो खाली जगह मैंने वहां पे नहीं समझना नहीं रहा, मैं येलो से भर दूं, येलो से भर देता हूं, येलो। मिट्टी वापस भर दी, मिट्टी भर जाए, जो खोदा था मिट्टी वापस से भर दी। या आप चाहो तो मैं इसको ब्राउन पेन से बना सकता हूं, है ना, ऐसे करते हैं इसको ब्राउन पेन से, कि वापस आपको पता लग जाएगा मिट्टी मैंने भर दी है, मैंने मिट्टी भर दी। दिख रहा है ना आपको, मिट्टी जो खोदी थी वो पूरी पूरी वापस से भर दी। इसको हम बोलते हैं बैकफिल, इसको हम क्या बोलते हैं, बैकफिल। ये वापस से मैंने मिट्टी भर दी। तो क्या करा मैंने इस केस में, सबसे पहले सॉइल मास था उसको खोदा, वहां पर आइसोलेटेड फुटिंग बनाई, फिर वापस से जो भी जगह, क्योंकि आइसोलेटेड फुटिंग जो फुटिंग में उसकी चौड़ाई तो ज्यादा होती है और जो कॉलम होता है उसकी साइज तो हमारी कम होती है, तो जो सब बची भी थी, मान लो ये मेरा ग्राउंड लेवल है, तो हम ग्राउंड लेवल तक मिट्टी को भरते थे भाई साहब, भरते हैं ना या नहीं भरते? आपके घरों में आपको दिखता है नीचे कुछ खाली नहीं दिखता ना, क्योंकि वहां पर मिट्टी भरी हुई होती है। और ये आपका ग्राउंड लेवल है, प्लिंथ लेवल ले लो आपका, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इसको मैं थोड़ा अच्छे से कर देता हूं ताकि आप कंफ्यूजन नहीं हो। अब ध्यान से देखना, सेम काम कर रहा हूं मैं, आपको तभी समझ में आएगी चीजें। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको रटा नहीं रहा हूं। इतना टाइम आपको ये समझाने में कोई नहीं बताएगा, क्योंकि उनको एक सिंपल से लाइन बतानी पड़ती है। मैं इस तरीके से समझा रहा हूं ताकि आपके भेजे में अगर ये दो चीजें नहीं समझ में आएगी ना, या से आप लोग रटते हुए चलते हो, रटना नहीं है, बिल्कुल रटना नहीं है। अब देखना सेकंड केस, रिक्वेस्ट है, सेकंड केस देखोगे भैया, वहां पर भी फाउंडेशन बनानी है, वहां पर भी फाउंडेशन बनानी है। उड़ाओ, मिट्टी खोदो, मिट्टी खोद दी, है ना भाई, फाउंडेशन बनानी तो मिट्टी तो खोदनी पड़ेगी, ऐसा थोड़ी कि एकदम से ये मिट्टी खोदी सर, ठीक है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, इसी लेवल में बनाएंगे, सेम लेवल, ताकि इसका, है ना, इसको मैं ले लेता हूं इधर, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये बनाई मैंने, थोड़ा सा और खोद दे, थोड़ा सा और खोद देता हूं मैं, ना आपको थोड़ा सा बोरिंग लगेगा बट बाद में मजा आएगा, ठीक है। ध्यान से देखना क्या करा हमने, अब ध्यान से देखना, ये मैंने इसी लेवल पे लेके आता हूं, सेम ये आपकी फुटिंग है ना, सेम लेवल पे हो जाएगी, ये आपकी सेम फुटिंग। अब ध्यान से देखो आप, इन दोनों में डिफरेंस क्या दिख रहा है आपको? दोनों सेम फुटिंग है, सेम लोड है, सेम सॉइल मास है और सेम लेवल है। मतलब ये देखो ध्यान से, मैं दोनों का सेम लेवल ले रहा हूं, ये लो, मैं दोनों का बिल्कुल सेम लेवल ले रहा हूं, ये वाला, ये दोनों सेम लेवल पर है, सेम लेवल ले लो दोनों का। थोड़ा ऊपर नीचे हो गया कोई बात नहीं, मैं इसको ढीला बना दूंगा ताकि आप समझने में कंफ्यूजन ना हो। ये लो, सेम फुटिंग है, ये लो, ठीक है जी, दोनों सेम लेवल पर है। अब ध्यान से देखना भाई साहब, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको इसमें और इसमें क्या डिफरेंस दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर आपने क्या करा, जब यहां पर आइसोलेटेड फुटिंग बनाई सर, जब आपने आइसोलेटेड फुटिंग बनाई सर, तो क्या हुआ, आपने जो मिट्टी खोदी थी ना, वो मिट्टी जितना कॉलम का एरिया बचा था ना, देखिए ये खाली एरिया था, आपने सर इसको वापस सॉइल से बैकफिल कर दिया। आपने क्या करा, वापस से सॉइल को सर बैकफिल कर दिया, आपने सॉइल को वापस से बैकफिल कर दिया। बट इस वाले केस में सर आपने मिट्टी को वापस नहीं डाला। अब ध्यान से देखना, ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी में क्या होता है, ध्यान से देखना, प्लीज ध्यान से देखना। इट इज ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी represented by QG, represented by QG। फिर कह रहा हूं ध्यान से देखना, फिर कह रहा हूं ध्यान से देखना, लेट कंसीडर अ स्क्वायर फुटिंग, लेट कंसीडर अ स्क्वायर फुटिंग, आप लोग यहां पर रटते हो, मैं इसको रटाऊंगा नहीं, ऑफ B इंटू बी डायमेंशन, दोनों की जो साइड है B इंटू विड्थ, जो है जो विड्थ है B इंटू बी, एंड सब्जेक्टेड टू है। अब देखो कॉलम है तो कॉलम से भाषा कुछ तो लोड आ रहा होगा, कॉलम है तो भैया कॉलम से कुछ तो लोड आएगा, लोड मान लो इस पर जो लोड लगा हुआ है वो लगा हुआ है P, इस पर जो लोड लगा हुआ है वो लोड क्या लगा हुआ है P। भाई
छत का जो स्लैब का जो लोड है वो बीम पर जाएगा, बीम से कॉलम पर जाएगा, कॉलम से फुटिंग पर जाता है। तो ये मैंने कॉलम दिखा, एक्चुअली कॉलम इतना नहीं है, ये कॉलम का क्रॉस इधर ऐसे मानो आप इसको इस तरीके से कि कॉलम को मैंने यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, कॉलम का छोटा सा पोर्शन है, मैंने कॉलम को ओनली ग्राउंड लेवल तक कंसीडर करा है ना। ध्यान से देखना, कॉलम इतना सही नहीं है, बस कॉलम तो बहुत लंबा है, मैंने इतना ग्राउंड लेवल तक की कॉलम को ही आपको दिखाया है यहाँ पर, कॉलम तो बहुत लंबा होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मैंने क्या केस लिखा, सबसे पहले हम लोग बात डिस्कस कर रहे हैं ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी रिप्रेजेंटेड बाय QG। इट इज डिफाइंड, हमने अगर कि तो हमने फुटिंग ली हुई है, आइसोलेटेड स्क्वायर फुटिंग ली है एंड सब्जेक्टेड टू अ लोड P एंड सब्जेक्टेड टू अ लोड P किलोन्यूटन जो भी है ना, P लोड लगा हुआ है। अब व्हाट इज ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी? द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर। अब ध्यान से देखना, अगर मैं आपसे बोलूँ ये येलो लाइन अपने खींचिए क्या है, अगर ये येलो लाइन में आपसे बोलूँ येलो लाइन क्या है, आप बोलोगे सर फाउंडेशन के नीचे का लेवल, फाउंडेशन के नीचे का लेवल। अब ध्यान से देखना, मैं इस जगह की प्रेशर की बात कर रहा हूं, देखो व्हाट इज ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी, इन दोनों केसेस में डिफरेंस क्या है? ये फाउंडेशन के जो नीचे जो प्रेशर इंटेंसिटी है किसकी वजह से? इस एक्सटर्नल लोड की वजह से और इस सॉइल की वजह से, उस प्रेशर इंटेंसिटी को बोलते हैं ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी। मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा वरना एक में कभी मजा नहीं आएगा, मतलब 1% भी मजा नहीं आएगा। इस फाउंडेशन के नीचे भाई ये ऊपर लोड लग रहा है, ये फुटिंग है, इस फुटिंग के ऊपर देखो मिट्टी भी आपने बैकफिल करी हुई है, तो ये सारा का सारा क्या करेगा? फोर्स लगाएगा, लोड लगाएगा। अब फोर्स लोड में आपको फोर्स कैन बी इन एनी डायरेक्शन बट लोड इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, लोड जनरली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, ठीक है। फोर्स में क्या, फोर्स किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, लोड डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, इसलिए लोड और फोर्स में डिफरेंस आप ध्यान रखना, ठीक है। ध्यान से देखना, अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे इस जगह ये जितना भी फुटिंग के नीचे की प्रेशर, दैट मींस ये जो एक्सटर्नल लोड P है और ये जो सॉइल भरी पड़ी है फुटिंग के ऊपर, ये प्रेशर क्रिएट करेंगी सॉइल के ऊपर। तो अभी मैं सॉइल के ऊपर बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूं कि इस कॉलम पर जो लोड आया वो फुटिंग से ट्रांसफर हुआ, इस नीचे फुटिंग के जस्ट नीचे कितनी प्रेशर इंटेंसिटी सॉइल पर लग रही होगी। तो इट इज डिफाइंड एज द प्रेशर इंटेंसिटी, द प्रेशर, अब प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, जो भी फोर्स आएगा अपन उसको एरिया से डिवाइड कर देंगे। इट इज डिफाइंड एज द प्रेशर इंटेंसिटी, it is defined as the pressure intensity at the bottom of footing, it is defined as the pressure intensity at the bottom of footing due to, सबसे पहले किस वजह से सर? एक तो वेट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, कॉलम क्या होता है? कॉलम सुपर स्ट्रक्चर होता है, याद रखना, कॉलम क्या होता है? सुपर स्ट्रक्चर, ड्यू टू वेट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर। बी, वेट ऑफ फुटिंग, सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग, वही फुटिंग का खुद का भी तो वेट है, सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग, सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग। और तीसरा मिट्टी, अगर मैं ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी की बात कर रहा हूं, देखो इस जगह जो प्रेशर बिल्कुल फाउंडेशन के जस्ट नीचे, देखो क्या होता है, फाउंडेशन के जस्ट नीचे एक्सटर्नल लोड की वजह से प्रेशर इंटेंसिटी सॉइल पर ट्रांसफर हो रही है। तो अभी जो प्रेशर इंटेंसिटी सॉइल पर ट्रांसफर हुई, सॉइल ने उसको कितना झेला, हमने उस चीज को अभी डिस्कस नहीं कर रहे, अभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि सॉइल पर कितना प्रेशर जाएगा। अभी मैं सॉइल पर नहीं आया हूं, मैं अभी बता रहा हूं कि सॉइल पर कितना प्रेशर लगेगा, लगने वाली सॉइल जब झेलेगा उसको अलग डिफाइन करूंगा, सॉइल पर जो लग रहा है उसको अलग डिफाइन करूंगा। तो अभी अगर मैं आपसे ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी और नेट प्रेशर इंटेंसिटी क्या हो रहा हूं, फाउंडेशन के जस्ट नीचे कितना प्रेशर आपका ट्रांसफर हो रहा है। अब ध्यान से देखना, ग्रॉस में क्या होता है, मिट्टी भरी जाती है और नेट प्रेशर में मिट्टी नहीं भरी जाती है। तो अगर हम बात करें, इट इज द प्रेशर इंटेंसिटी एट द बॉटम ऑफ फुटिंग ड्यू टू, एक तो वेट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर
भाई कॉलम पर कितना लोड आ रहा है, वो सुपर स्ट्रक्चर हो गया। फुटिंग का खुद का भी तो सेल्फ वेट है ना, फुटिंग का खुद का भी तो सेल्फ वेट है। एंड थर्ड बैकफिल, बैकफिल ओवर फुटिंग, क्योंकि इसमें तो मिट्टी वापस से भरी भी जाती है। यूट्यूब बैकफिल ऑफ फुट, ठीक है भाई। अब अगर मैं आगे की बात डिस्कस करूं, अब अगर मैं आपसे आगे बात डिस्कस करूं, तो हमने बोल दिया मोटा मोटा क्या निकला कि ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी क्या है कि फुटिंग के बिल्कुल बॉटम, फुटिंग के नीचे कितना प्रेशर इंटेंसिटी वो सॉइल पर ट्रांसफर कर रहा है। तो हमने बोल दिया क्या क्या रीजन है, ये 3 रीजन है। नाउ फॉर कैलकुलेशन हमने क्या करा, नाउ फॉर कैलकुलेशन, अब ध्यान से देखना, मैं फिर कह रहा हूं, दैट मींस मुझे इस जगह प्रेशर, ये जो येलो वाली लाइन है ना, मुझे इस जगह प्रेशर, ये टोटल यहाँ नीचे फोर्स लगा, ये मिट्टी बैक पे, फुटिंग का खुद का भी सेल्फ वेट है, तो इनकी अपन क्या करेंगे, हम लोग इनका ये रखेंगे कि इनकी वजह से इस लेवल पर कितना प्रेशर आ रहा है। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इंटेंसिटी की बात हो रही है। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले अगर मैं आपसे बात डिस्कस करूं, फुटिंग मैंने किस साइज के लिए, बी इंटू बी, मतलब फुटिंग साइड के लिए। अब देना वेट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, कॉलम पर लोड कितना आ रहा है, ध्यान से देखना भाई साहब, ध्यान से देखना, मैं आपको फिर बता रहा हूं, सॉरी, देखो ध्यान से, वेट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, कॉलम पर कितना लोड आ रहा है, P, कॉलम पर कितना लोड आ रहा है, P। तो अगर मैं इस वेट ऑफ, अगर मैं वेट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर की बात करूं, वेट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर की बात करूं, अगर मैं आपसे वेट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर की बात करूं, ध्यान से देखना, तो सुपर स्ट्रक्चर जो कॉलम है उस पर लोड लग रहा है P, और वो किसके थ्रू ट्रांसफर हो रहा है, फुटिंग के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है। फुटिंग का एरिया कितना है, B इंटू बी। भाई कॉलम किससे कनेक्टेड है, कॉलम फुटिंग से कनेक्टेड है, और यहां पर जो प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर सॉइल के ऊपर जाएगा, P फोर्स कॉलम का था, वेट ऑफ सुपर या फोर्स ऑन सुपर स्ट्रक्चर किसके थ्रू जा रहा है, फुटिंग के थ्रू जा रहा है, सॉइल पर किसके थ्रू जा रहा है, फुटिंग के थ्रू जा रहा है। तो यहां पर जो मैं एरिया लूंगा वो मैं देखो, अगर हम वेट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर की बात करें, तो यहां पर जो प्रेशर है आपका, या इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर है, वो कितनी है, फोर्स कितना है, कॉलम सुपर स्ट्रक्चर में कितना लग रहा था सर, P लग रहा था, और किसके थ्रू ट्रांसफर हो रहा है, सॉइल पर, सर फुटिंग के थ्रू हो रहा है। सर फुटिंग का एरिया कितना भाई साहब, सर B इंटू बी है, सर B इंटू बी है। तो दैट मींस ये है आपकी प्रेशर इंटेंसिटी। ये बुक्स में नहीं होता है, 1-2 बुक्स में है, रिमेनिंग बुक्स में ये फॉर्मूला डायरेक्ट लिख दिया जाता है, इसलिए समझा रहा हूं। नाउ अभी अगर मैं इस जगह की प्रेशर की बात करूं, तो एक तो ये ऊपर से सुपर स्ट्रक्चर से P लोड आ ही रहा है, अब बचा क्या क्या, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, लेट यहां से लेके यहां तक आपकी फुटिंग है, ये फुटिंग है, तो ये यहां से लेके यहां तक क्या हो गया, डेप्थ ऑफ फुटिंग। यहां से लेके यहां तक मैंने डेप्थ ऑफ फुटिंग ले ली, भाई फुटिंग की जो मेरी डेप्थ है उसको मैंने डीएफ ले लिया, इसके ऊपर आपका कॉलम कनेक्टेड है, भाई ये कॉलम कनेक्टेड था, कॉलम पर लोड कितना रहा P, तो कॉलम को तो अपन ने निपटा लिया, कॉलम को तो हम लोगों ने निपटा लिया। अब बचा क्या, अब बचा सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग, एक तो सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग बचा, और ये क्या बचा आपका, सॉइल। फुटिंग के ऊपर मिट्टी भरी थी ना आपने, फुटिंग के ऊपर मिट्टी भरी थी नहीं भरी थी, हाँ सर भरी थी ना, फुटिंग के ऊपर मिट्टी भरी थी ना, हाँ जी भरी थी, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। नाउ फॉर सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग, सेल्फ वेट of footing and backfill कंसीडर, हमने दोनों का यूनिट वेट एक मान लिया, कंसीडर सेम यूनिट वेट, मतलब मिट्टी का जितना यूनिट वेट है उतना ही हम क्या करेंगे, फुटिंग का भी मान लेंगे। कंसीडर सेम यूनिट वेट, यूनिट वेट मतलब समझता हो क्या होता है, डेंसिटी है ना, यूनिट वेट डायमेंशन वाली है, डेंसिटी विदाउट डायमेंशन है। कंसीडर सेम यूनिट वेट, मतलब कहने का मतलब क्या है, जब मास होता है तो मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। और अगर मैं वेट की देखो, मैं बता देता हूं, मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, डेंसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से।
और वेट क्या होता है, वेट की डायरेक्शन होती है ना, मास का कोई डायरेक्शन नहीं होता, मास का कोई डायरेक्शन नहीं होता। जैसे आप सब्जी लेके आते हो, जैसे आजकल आप सारे सामान एक साथ खरीद के ला रहे होंगे, तो आप सारा सामान खरीद के लाते हो तो क्या बोलते हो, यार मैं तो 20 किलो सामान उठाकर लाया, 20 किलो सामान उठाकर लाया। तो 20 किलो में आपने बताया कि 20 किलो नीचे की तरफ लग रहा था, मैं 20 किलो सामान उठा के लाया, तो इसकी डायरेक्शन नहीं होती है किलो की। भाई 2 किलो टमाटर लेके आया, उसकी डायरेक्शन नहीं है। बट हाँ, अगर बोलता कि बिहार में 5 किलो न्यूटन लोड उठा कर लाया तो उसकी डायरेक्शन होती है। तो क्या होता है, जैसे वेट है वो न्यूटन या किलोन्यूटन में रिप्रेजेंट होता है ना, मास अगर केजी में होता है तो केजी की कोई डायरेक्शन नहीं होती, बट न्यूटन और किलोन्यूटन की डायरेक्शन होती है। मतलब समझ लो, फोर्स इज एक्टिंग हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, इंक्लिनेशन, तो इनकी डायरेक्शंस होती है ना। तो वेट क्या होता है, वॉल्यूम इनटू यूनिट वेट, वॉल्यूम इनटू यूनिट वेट। क्या होता है वेट, वॉल्यूम इनटू आपका यूनिट वेट। वेट इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू यूनिट वेट, और यूनिट वेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v इनटू गामा। तो हमने क्या करा, नाउ फॉर द कैलकुलेशन ऑफ सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग एंड बैकफिल, अब हमें इनकी वजह से भी तो प्रेशर इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। अभी हमें इनकी वजह से भी तो प्रेशर इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। हाजी करना है ना, हाजी करना है ना, क्यों नहीं करना, ध्यान से देखना। Now for self weight of footing and backfill, consider same unit weight. Consider same unit weight. अगर आपने same unit weight को consider कर लिया, तो मिट्टी का जितना unit weight था same होता है। अब ध्यान से देखना, weight का फॉर्मूला क्या होता है, weight का फॉर्मूला क्या होता है, weight is equals to force, जितना फोर्स है, जितना वेट होगा इनका वही फोर्स के इक्वल होगा। वेट का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इनटू यूनिट वेट, यूनिट वेट। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू डेप्थ। अब ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करो, अब ध्यान से देखना। भाई मेरे को अगर सेल्फ वेट निकालना है ड्यू टू फिटिंग और वेट, तो इनका जो भी वेट होगा वही फोर्स के इक्वल होगा। भाई जो वेट है वही तो फोर्स के इक्वल है, और जो वेट होगा उसकी हेल्प से हम लोग क्या डिटरमाइन करेंगे, प्रेशर इंटेंसिटी को। तो हमने क्या करा, वेट को लिख लिया फोर्स, और वेट का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इनटू यूनिट वेट। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इनटू डेप्थ, एरिया इनटू डेप्थ इनटू यूनिट वेट ऑफ सॉइल, गामा। अब गामा सैचुरेटेड है, सबमर्ज्ड है, वो बाद की बात है, हम यूनिट वेट लिखो, है ना, बल्क यूनिट वेट लिया हमने। अभी क्वेश्चन में देखेंगे कि ये सबमर्ज्ड होगा या सैचुरेटेड होगा, ये ड्राई होगा या बल्क होगा, ये क्वेश्चन में देखेंगे, अभी कुछ नहीं, ठीक है। तो वेट हो गया फोर्स, ध्यान से देखना, क्योंकि जो इस लेवल के ऊपर ये, अब ध्यान से देखना, मैं बना रहा हूं मैं, है ना, कौन सा पेन लूं, ग्रे लेता हूं। देखो अब मैं ये जो है ना, ये इन सबको मैंने क्या करा, इन सबका मैं निकाल रहा हूं वेट, इन सबका मैं क्या निकाल रहा हूं आपका, इसको मैंने सॉइल मास कंसीडर कर लिया, यहां से लेके यहां तक, इसको मैंने यहां से लेके यहां तक सॉइल मास कंसीडर कर लिया, और इसके वेट के कारण मैं यहां पर प्रेशर निकालूंगा, क्योंकि फोर्स वाला अपन ने जो पी लग रहा था ना सुपर स्ट्रक्चर पे, वो तो अपन ने ऑलरेडी कंसीडर कर लिया, वो तो हम लोगों ने ऑलरेडी कंसीडर कर लिया। अब अपन ने जो बचा था, एक तो बैकफिल बचा था, तो इसको मैंने पूरा एक सॉइल मास कंसीडर कर लिया, यहां से लेके आधा ग्रीन वाला। अब इस सॉइल मास का वेट, अब देखो ध्यान से देखना, इस सॉइल मास की विड्थ कितनी हुई, भाई साहब बी तो हुई, इस सॉइल मास की विड्थ, क्योंकि जो फुटिंग की विड्थ है वही सॉइल मास की विड्थ बनेगी, और सॉइल मास जो डेप्थ ऑफ फुटिंग थी वो सॉइल मास की डेप्थ बनेगी, क्योंकि अपन ने इसको पूरा एक कंसीडर कर लिया, ये पूरा एक है, तो इसकी डेप्थ कितनी है, जो डेप्थ ऑफ फुटिंग थी, और इसकी विड्थ कितनी है, जो विड्थ ऑफ फुटिंग थी। तो अगर मैं वेट की बात करूं सॉइल मास की, अपन ने दोनों को, कंक्रीट को, आरसीसी को और सॉइल को एक ही मान लिया है, लिखा ना मैंने यहां पर, नाउ फॉर सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग एंड बैकफिल कंसीडर सेम यूनिट वेट। अपन ने पूरा इसको एक सॉइल मास मान लिया, हमने पूरा इसको एक सॉइल मास मान लिया, क्योंकि हमने बैकफिल भी करा था, हमने बैकफिल भी करा था। नाउ वेट इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू यूनिट वेट, एरिया इनटू डेप्थ इनटू गामा। अब देखना एरिया क्या था, फुटिंग का एरिया क्या था, b इनटू b, ध्यान से देखना, फुटिंग का एरिया क्या था, देखो ना यार, जो फुटिंग का एरिया है वही तो सॉइल मास का, जो फुटिंग की विड्थ थी, और उधर भी b है क्योंकि स्क्वायर फुटिंग हमने ली थी, तो सॉइल मास का एरिया होगा वो भी b इनटू b बनेगा ना, ठीक है। तो दैट मींस एरिया बन गया b इनटू b, डेप्थ कितनी थी, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इनटू यूनिट वेट ऑफ सॉइल। अगर आप ध्यान से देखोगे तो अभी आपने ओनली फोर्स निकाला है, और अगर मैं आपसे बात करूं प्रेशर की, तो प्रेशर इंटेंसिटी क्या होगी, फोर्स अपॉन एरिया। अगर मैं आपसे बात करूं प्रेशर की, तो प्रेशर की क्या वैल्यू होगी, फोर्स अपॉन एरिया। आपने वेट को फोर्स के इक्वल करा था,
आपने वेट को फोर्स के इक्वल रखा, अभी फोर्स कितना आया, गामा इंटू डी, यार गामा इंटू डी एफ इंटू बी स्क्वायर, ये आपका फोर्स है। और प्रेशर के लिए हमें एरिया से डिवाइड करना पड़ता है। एरिया ऑफ फुटिंग कितना था, फुटिंग के थ्रू ही लोड ट्रांसफर हो रहा है ना, तो फुटिंग का एरिया कितना था सर, बी इंटू बी तो था, ध्यान से देखना। तो बी इंटू बी कितना होता है, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया। और अगर आप फाइनली कैलकुलेट करो तो इन दोनों को ऐड कर दो, प्रेशर इंटेंसिटी आ जाएगी। अगर हम इसको फाइनली ऐड करें, क्योंकि देखो इस लेवल पर जो स्ट्रेस प्रेशर इंटेंसिटी जनरेट हुई थी वो एक तो फोर्स के कारण हुई थी, जो कि मैंने यहां ऊपर लिख रखा P अपॉन V स्क्वायर, और उसी लेवल पर सेल्फ वेट ऑफ बैकफिल एंड फुटिंग, जिसको हमने पूरा एक सॉइल मास मान लिया, इनकी वजह से भी तो प्रेशर जनरेट हो रहा है ना, इनका वेट है ना कुछ। हाँ सर वेट है ना, हाँ सर वेट है ना। तो हमने क्या करा, जितना भी भरा था हमने उसको एक पूरा सॉइल मास मान लिया, हमने उसको जितना भी भरा था उसको हमने पूरा सॉइल मास मान लिया, उसका वेट निकाला इस तरीके से, और फाइनली मेरे पास प्रेशर आया हुआ आया गामा डीएफ, गामा इंटू डीएफ। नाउ इन दोनों को मुझे ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि उस लेवल पर कितनी प्रेशर इंटेंसिटी बन रही है, ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी, ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू, सुपर स्ट्रक्चर पे क्या था, सुपर स्ट्रक्चर पर वेट कितना आया था, प्रेशर का, सुपर स्ट्रक्चर की वजह से प्रेशर, वेट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर की वजह से प्रेशर कितना आया था, P अपॉन बी स्क्वायर, P अपॉन बी स्क्वायर। और सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग और सॉइल मास की वजह से कितना आया सर, गामा इंटू डी एफ, सर गामा इंटू डी एफ। ये लो जी, ये बुक्स में आपकी डायरेक्ट लिखी हुई होती है, मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया ताकि आपको रटना ना पड़े। और कुछ बुक्स में तो इतना भी नहीं लिखा हुआ है, कुछ बुक्स में तो इतना भी नहीं लिखा हुआ है, उन्होंने बस ये लिखा हुआ है कि वेट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर की ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी क्या होती है, प्रेशर इंटेंसिटी एट बिलो द फुटिंग, बॉटम नहीं यार, बिलो लिखो यार, बिलो, ये बॉटम वर्ड नहीं आएगा, बिलो वर्ड आएगा यहाँ पे, बॉटम नहीं, बिलो, बीईएल, बिल्कुल नीचे, बॉटम तो नीचे का पोर्शन होता है, बिलो, बिलो ऑफ फुटिंग ड्यू टू, तो आप बुक्स में ये तीन चीजें लिखी होती है, एक्चुअली ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी ये होती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें नेट प्रेशर इंटेंसिटी की, अभी तक मैंने आपको नेट प्रेशर इंटेंसिटी नहीं बताया है, अभी तक मैंने आपको नेट प्रेशर इंटेंसिटी नहीं बताया। आप ध्यान से देखो, क्या हमने नेट प्रेशर इंटेंसिटी में बैकफिल करा था, क्या हमने नेट प्रेशर इंटेंसिटी में सेम था ना, P लोड था, सब कुछ सेम था, बट हमने ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी में क्या करते हैं, हम सॉइल को बैकफिल कर देते हैं। यहां पर हमने सॉइल को बैकफिल नहीं करा, तो नहीं करा, तो आप ध्यान से देख सकते हो, जब मैंने ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी ली, जब मैंने ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी ली, तो यहां पर ये क्या है, ये वाली टर्म किसके साइड, ड्यू टू फोर्स ऑन सुपर स्ट्रक्चर या वेट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, ये वाली टर्म, और ये वाली ड्यू टू वेट ऑफ फिलिंग और फुटिंग। तो एक्चुअली जब नेट प्रेशर इंटेंसिटी हम बात करते हैं ना, जब हम नेट प्रेशर इंटेंसिटी की बात करते हैं ना, तो उसमें कुछ भी नहीं है, ये बैकफिल वाली टर्म को गैप कर दो, क्योंकि उसमें बैकफिल होता ही नहीं है, और जो फुटिंग का होता है उसका हम इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि मिट्टी जो भरी जाती है ना उसका वेट बहुत ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू फुटिंग। आप बोलोगे सर यहाँ पर फुटिंग का सेल्फ वेट भी तो है, यहाँ पर सर फुटिंग का सेल्फ वेट भी तो है, ये वाला, इग्नोर इट। मेन हम किसको कंसीडर करते हैं, बैकफिल को, जो मिट्टी भरते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम नेट प्रेशर इंटेंसिटी की बात करें, अगर हम नेट प्रेशर इंटेंसिटी की बात करें, अगर हम लोग नेट प्रेशर इंटेंसिटी की बात करते हैं, तो ये होता है QN, which is due to only the weight of superstructure। कितना आ गया भाई साहब, अगर आपसे बात करूं मैं, कितना आ गया, नेट प्रेशर इंटेंसिटी कितनी आई, बैकफिलिंग को छोड़ दो, लोड ऑन सुपरस्ट्रक्चर की वजह से क्या था, ओनली P अपॉन बी स्क्वायर, P अपॉन बी स्क्वायर। और अगर आप इन दोनों में रिलेशनशिप देख सकते हो, तो QG क्या था, Q ग्रॉस क्या था, P बाय बी स्क्वायर प्लस गामा डीएफ प्लस गामा इंटू डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। ये ग्रॉस का फॉर्मूला था, ये नेट का फॉर्मूला, क्योंकि नेट में तो हम बैकफिल लेते ही नहीं है। अभी मैं आपको और भी कहानी बताऊंगा, टेंशन ना लो, अभी मैं आपको और कहानी बताऊंगा। तो इन दोनों में रिलेशनशिप दिख रहा है, P अपॉन बी स्क्वायर किसके इक्वल है, Q है। तो ध्यान से देखो, Q ग्रॉस
ये क्या है, ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्यू एन प्लस गामा डी एफ। यहां से अगर आप देख सकते हो, है ना, कुछ भी नहीं करा मैंने भाई, सेल्फ जो सेल्फ रेट ऑफ फुटिंग था उसको हटा दिया, उसको खत्म कर दिया, ओनली ड्यू टू लोड एंड सुपरस्ट्रक्चर लिया है। तो जब मैंने देखा तो ग्रॉस में ये टर्म आ रही थी, तो इसको मैंने क्या लिख दिया, नेट। और यहां से अगर आप देख सकते हो तो यहां से नेट क्या आ रहा है, नेट प्रेशर इंटेंसिटी कितनी आ रही है, अगर आप यहां से देखोगे तो आपके यहाँ पे नेट प्रेशर इंटेंसिटी कितनी आ रही है, ध्यान से देखना, Qn इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी माइनस यूनिट वेट ऑफ सॉइल मल्टीप्लाई बाय डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। ये सब रिलेशनशिप आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मिलेंगे आपको। ये नेट प्रेशर इंटेंसिटी, ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, ध्यान रखना। लिखो इसको सबसे पहले, कहां तक आगे था हम लोग, हाँ, यहां से पूरा लिखना है, जो भी मैंने बनाया ना, बनाना चालू करो आप लोग, A to Z पूरा का पूरा बनाओ, तभी मजा आएगा। पूरा लिख लो, समय दे रहा हूं मैं आपको लिखने का। यहां से मिटा दो।